हेलो साथियों, जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी का हमारे टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से सभी का स्वागत है। साथियों, हमारी क्लास फिर आज री एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस क्लास, उम्मीद करूँगा सभी साथी पूरी क्लास लेंगे लास्ट तक। बिल्कुल साथियों, बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन, काफ़ी मेहनत लग रही है आप सभी के बीच में लाने में, तो पूरी क्लास लेंगे। क्लास के अंतिम समय तक बने रहना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत में मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? जो भारत में मतदान वोटिंग का अधिकार है, कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है साथियों, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो मतदान सबसे बड़ा दान साथियों, मतदान। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान करने की स्वतंत्रता है। किसी भी पार्टी को जाकर हम मत दे सकते हैं अपना, बिल्कुल। तो मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है साथियों? संवैधानिक। ये हमारे संविधान का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी पार्टी या किसी भी उम्मीदवार को अपना खुला वोट दे सकता है। मतदान जरूरी है। और साथियों, मतदान दिवस, साथ ही करें मतदान दिवस की बात। राष्ट्रीय मतदान दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस साथियों का 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी, ठीक है। राज्य में चुनाव, राज्य आयोग, राज्य चुनाव वाला ना, और केंद्रीय चुनाव, जो सभी को पता है चुनाव आयोग कौन से भाग में आता है? भाग 15, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। 324 से 329 चुनाव आयोग, चुनाव से संबंधित सभी बातें हैं। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है साथियों? संवैधानिक अधिकार है। और मतदान, राष्ट्रीय मतदान दिवस हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को, ठीक है। सभी को पता मतदान करने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। तो 18 वर्ष आयु है, पहले 21 वर्ष थी, कितनी हो गई फिर? 18 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? सूचना पट्ट साथियों ब्लैक बोर्ड बोल दो, व्हाइट बोर्ड बोल दो ना, जो या किसी भी कोई राजा द्वारा दिया गया आदेश, संदेश, या किसी व्यक्ति महान द्वारा लिखा गया कोई भी पंक्ति या उक्ति किसी पत्थर पर लिख दो, सूचना पट्ट है ना। जैसा आप सभी देखते हो आजकल जहाँ भी हम जाते हैं तो दिखाई देता है मुरादाबाद इतने किलोमीटर, तो ये सब साथियों क्या? सूचना पट्ट। तो हड़प्पा जो सभ्यता है हमारी, हड़प्पा सभ्यता में सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा है लोथल, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा है धोलावीरा। तो सूचना पट्ट का अभिलेख के जो साक्ष्य हैं साथियों कहाँ से मिले हमें? धोलावीरा। कहाँ से मिले? धोलावीरा से। धोलावीरा की साथियों बात करें हम, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जो 3 भागों में फैला हुआ। कितने भागों में? 3। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी साथियों? कांस्य सभ्यता थी। 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक क्या चली? हड़प्पा सभ्यता, है ना। उसमें बहुत सारे स्थल खोजे गए जिनके साक्ष्य सामने आए। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। हड़प्पा एक स्थल का नाम था जिसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी साथियों। कैसी थी? नगद सभ्यता। तो धोलावीरा उसी एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। धोलावीरा 3 भागों में फैला है, ठीक है। यूनेस्को में शामिल भी हो चुका है अपनी विशेषता के कारण, है ना, यूनेस्को। और सभी साथियों को कमेंट करके बताना है यूनेस्को में किस वर्ष शामिल करा गया, ठीक है। यूनेस्को में धोलावीरा किस वर्ष शामिल करा गया? ऑप्शन है 2020, 2021, 22, 23। और 23 का साथियों सभी को बता दो, 23 का जो कर्नाटक में मंदिर है ना, उसे भी कमेंट करके बताना कौन सा मंदिर है। सभी साथियों को उम्मीद करूंगा याद होगा, जो 2023 में यूनेस्को में शामिल हुआ है ना, 41, 42, 43, 44वां कर्नाटक का होयसला मंदिर। बहुत अच्छे, होयसला मंदिर। ऐसे ही बताना है धोलावीरा यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुआ। धोलावीरा की साथियों बात करें, धोलावीरा शब्द का जो अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? सफेद कुआं। जो धोलावीरा है इसका अर्थ क्या है साथियों? सफेद कुआं, है ना, सफेद कुआं। तो धोलावीरा इसकी खास बात क्या है साथियों? 3 भागों में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं, देखो साथियों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे साथियों? सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु। तो सभी का 1 नंबर बिल्कुल कंफर्म होगा। सभी ज्यादातर सभी के क्या होंगी? मौसी। तो याद करने का तरीका साथियों क्या? मौसी,
मो से मोहनजोदड़ो, से सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो मौसी हमारा 1 नंबर पक्का कराएंगे, सभी की मौसी, जितनी सभी की मौसी होंगी 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। मौसी, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो साथियों किस नदी किनारे? सिंधु। देखो विशाल अन्नागार और स्नानागार, विशाल स्नानागार, ये स्नानागार के साक्ष्य है। और सबसे महत्वपूर्ण साथियों मलेरिया, सबसे महत्वपूर्ण मलेरिया के साक्ष्य है। मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? मोहनजोदड़ो, ठीक है। विशाल स्नानागार अन्नागार के साक्ष्य और प्लस मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं मलेरिया के साक्ष्य। और मलेरिया की जो टीके खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा ना, कुनैना सिनकोना की दवाई ये मलेरिया काम में आती है, जिससे ठंड से बुखार। तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य और सबसे महत्वपूर्ण मलेरिया के साक्ष्य ये कहां से मिलते हैं हमें? मोहनजोदड़ो। और साथियों बात है हमारे लोथल, लोथल से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एज इट इज बिल्कुल लोथल। क्या साथियों? लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। देखो बहुत सारे साथियों की मौसी कैसी होती है? लोभी। क्या मौसी क्या होती है साथियों? लोभी, है ना, बहुतों की मौसी होंगी लोभी। देखो लो से लोथल और भै से भोगवा, है ना। तो लोथल किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। देखो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जो कहाँ? बंदरगाह, जो किसके लिए फेमस है? बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। क्या? लोथल। जहां से साथियों काय के साक्ष्य मिले? जहाजों की गोदीबाड़े, जहाजों के गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले साथियों, ठीक है। लोथल भोगवा नदी किनारे बंदरगाह के लिए फेमस है। लोथल किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में। बंदरगाह एकमात्र ऐसा स्थल जहां बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए हैं, तो लोथल। और जहाजों के गोदीबाड़ा, जहाज खड़े करने के स्थल, जहाज साथियों कहां खड़े होते हैं? बंदरगाह के पास। तो वहीं से अनुमान लगाया गया कि लोथल में क्या थे? बंदरगाह, है ना, लोथल। और साथ ही सबसे हमारा ज्वारीय बंदरगाह, कांडला बंदरगाह जो है वो भी कहाँ है? गुजरात में है। सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह हमारा कांडला गुजरात में पड़ता है। राखी गढ़ी हरियाणा, राखी गढ़ी स्थल जो खोजा गया कहाँ? हरियाणा। और साथियों बात करें हम हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे। हरा मौसी, हरा, कंघा, कैसे? कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे साथियों, ठीक है। चहुंदड़ो सबसे ज्यादा याद रखना आपको, चहुंदड़ो, जहां से प्राकृतिक महिलाओं के जितने भी सौंदर्य बोलते हैं, आर्टिफिशियल ब्यूटी पार्लर, तो जितने भी सौंदर्य के सामान है, लाली, लिपस्टिक, कंघा, है ना, जितने भी महिलाओं से संबंधित उनके सुंदरता को लेकर है, ब्यूटी पार्लर में जितने सामान आते हैं वो सब हमें कहाँ से मिले? चहुंदड़ो से, ठीक है साथियों। तो धोलावीरा पूछा गया, हड़प्पा कालीन स्थित सूचना पट्ट हमें कहाँ से मिले हैं? तो हमें धोलावीरा जो 3 भागों में फैला हुआ है। उसके बाद ध्यान रखना हमें मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से हमें मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र बंदरगाह की बात करें तो लोथल। पूछ लेता किस नदी के किनारे है ना, किसके द्वारा इनके उत्खनन करे गए हैं, सब आगे क्लास में मैं बताऊंगा आप सभी को अच्छे तरीके से, बिल्कुल। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित मृधारबाज का संकेत किसकी ओर है? साथियों ऋग्वेद में उल्लिखित मृधारबाज का संकेत किसकी ओर है? कहने का मतलब है वह जो बलि देता है, वह जो बलि नहीं देता है, वह जो प्रकृति की पूजा करता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बात चल रही है मृधारबाज की ऋग्वेद में। तो वह जो बलि नहीं देता उसे क्या बोलते हैं? मृधारबाज। देखो एग्जाम की नजर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। मृधारबाज, वह व्यक्ति जो बलि नहीं देता उसे क्या बोलते हैं हम? मृधारबाज। और बात चल रही है साथियों किसकी? वेद। कितने वेद है हमारे? 4। वेदों की संख्या कितनी है साथियों? 4। तो सबसे पुराना वेद की बात करूं मैं, ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद की बात करें तो अथर्ववेद। क्या साथियों? अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और साथियों अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है साथियों? 4। पूछा जाता है वेद तैत्तिरीय वेद संहिता में कितने वेद शामिल हैं? तो ये शुरू के जितने 3 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद,
वेद संहिता या वेद तेत्रय में कितने वेद शामिल है? 3 शुरू के। सबसे नया अथर्ववेद, सबसे पुराना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये किस में आते हैं साथियों? हमारे वेद संहिता में। बहुत बार पूछा गया है वेद संहिता में कौन कितने वेद आते हैं? तो 3। तो ये शुरू के तीनों वेद हमारे वेद संहिता में आते हैं। सबसे नया अथर्ववेद, ठीक है। ये किसके लिए जाना जाता है? जादू, टोना, टोटका, ठीक है। लगभग 6000 मंत्रों की बात करी गई है। 5987 या लगभग 6000 जादुई मंत्र साथियों। किसी के पेट में दर्द कराना, किसी की आंख में दर्द कराना, है ना। ये जितने भी जादू टोना टोकता, किसी घर के आगे काली मिर्च, ये लाल मिर्च, नींबू फेंक देने, है ना, तेल, बहुत सारा उल्टा सीधा काम, तो सब किसमें से? हमारा अथर्ववेद में से। ऋग्वेद सबसे पुराना है, 1028 सूक्त है साथियों। 10,462 ऋचाएं हैं और मंडल 10 मंडल है साथियों। इस मंडल से कई बार एग्जाम में पुस्तक पूछा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितनी पुस्तक हैं? तो पुस्तक को क्या बोलते हैं? मंडल। तो कई बार साथी भ्रमित हो जाते हैं, पुस्तक या मंडल की बात करें तो कितनी है? 10। यजुर्वेद, यजुर्वेद की 2 शाखाएं साथियों, शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा। कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा 2 हैं यजुर्वेद। देखो, गद्य और पद के लिए कौन सा वेद? यजुर्वेद। युद्ध और यज्ञ, युद्ध और यज्ञ, ये सब किससे संबंधित है? हमारे यजुर्वेद से। सामवेद संगीत, ये कहते हैं संगीत का वेद किसे बोलते हैं हम? तो सामवेद को। सारे गामा पा जितने भी अक्षरों की उत्पत्ति हुई है किस वेद से? सामवेद। वेदों की संख्या 4 है। उपवेदों की संख्या कितनी है साथियों? हमारे 4 है ना। वेद जितने वेद है इतने ही उपवेद हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, इनके चारों के अलग अलग 4 उपवेद हैं। ये तो हमारे वेद हो गए। एक क्वेश्चन पूछा था 5वां वेद किसे बोलते हैं? 5वां वेद। तो साथियों 5वां वेद हम पुराणों को भी मानते हैं और कई जगह 5वां वेद हमारा महाभारत को भी माना गया है। वेदों की संख्या कुल कितनी? 4 ही है और चारों वेदों की जो संकलन है व्यास को भी माना गया है। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद की रचना की जाती है साथियों। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। तीसरे में सावित्री, सोम, इन्हें वर्णित है। तो जितने कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। ऋग्वेद सबसे नया पुराना है और सबसे नया अथर्ववेद। और ये पूछ लेता वेद संहिता या वेद तेत्रय में कितने वेद आते हैं? हमारे 3। उपवेद भी कितने? 4 हैं, ठीक है। और साथ ही वेदांग, वेदों के अंग, वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कितने? 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 और वेदों की संख्या 4। उपवेदों की संख्या हमारी 4। उपनिषद कितने साथियों? 108, ठीक है। और प्लस भारतीय इतिहास को साथियों 3 भागों में जो बांटा है वो सेलेरियस के द्वारा बांटा गया। प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और आद्यैतिहासिक, है ना। ये तीनों भागों में, या बोल रहे हम मध्य, है ना, प्राचीन और आधुनिक। तो सेलेरियस के द्वारा ये काम का। वेदों की संख्या हमारे 4 है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा मानी गई है। और 5वां वेद हम पुराणों को भी मानते हैं साथियों और महाभारत को भी। तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर महाजनपदों का सही क्रम क्या है? किसकी बात चली साथियों? महाजनपद। महाजनपदों की संख्या कितनी है हमारे? 16 महाजनपद है साथियों, ठीक है। इस महाजनपद का जो हमें उल्लेख मिलता है, कहां पर इसका उल्लेख मिलता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय। देखो पता तो सभी साथियों को होगा, ज्यादातर जो काफी टाइम से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, लेकिन जितनी बार आप दोहराओगे उतनी आपका ही फायदा है। अगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जिसमें क्या 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में से साथियों 8 कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद पड़ते हैं? 8। तो इनका जो क्रम पूछा है पश्चिम से पूरब की ओर, है ना, पश्चिम से पूरब की ओर। तो इनका जो क्रम है पश्चिम से पूरब की ओर, अवंती, चेदी, उसके बाद वत्स, मगध और अंग, है ना। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी किधर को घूमती है साथियों? पश्चिम से पूरब की ओर, जिसके कारण दिन और रात होते हैं ना, घूर्णन गति के। और एक परिक्रम जिसके साल और आगे बताएंगे। तो पश्चिम से पूरब महाजनपदों का अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग, ये क्या साथियों? हमारे महाजनपद। इनका क्रम पूछा गया पश्चिम से पूरब की ओर। तो अवंती, चेदी, वत्स, मगध, अंग,
देखो मगध की सभी को पता है राजधानी क्या थी, गिरिविजय राजगृह। अंग की क्या थी, चंपा। वत्स की कौशाम्बी। अवंती का उज्जैन। अवंती की उज्जैन। और सूरसेन हमारी मथुरा की थी। काम्बोज हाटक। काम्बोज हाटक। मत्स्य विराटनगर की थी साथियों। और बज्जी वैशाली। बज्जी वैशाली। बज्जी कहाँ की थी, वैशाली। बस कौशाम्बी की। और कौशल श्रावस्ती की साथियों। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात श्रावस्ती है ना, वो सॉरी जौनपुर। तो सबसे ज्यादा महाजनपद किस राज्य में पड़ते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में। कितने पड़ते हैं, 8। और 2 कहां पड़ते हैं साथियों, हमारे भारत से बाहर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत की जलवायु को मुख्य रूप से एक वर्ष में कितने मौसम में बांटा गया है या विभाजित किया गया है साथियों। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से एक वर्ष में कितने मौसमों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है हमारा 6। तो भारत की जलवायु की बात करें साथियों, कितने भागों में बटी हुई है, 4। जब जलवायु की बात करते हैं साथियों, तो हमारे भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है, सबसे ज्यादा किस मानसून से वर्षा होती है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है, देखो 2 शाखाओं में होती है भारत में वर्षा मानसून जो आता है, एक बंगाल की शाखा से साथियों, बंगाल की खाड़ी से, और एक अरब सागर की शाखा से। तो 2 उनसे मानसून आता है, एक अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के अंदर। कितने परसेंट साथियों, 80% मानी गई है लगभग में, लगभग 80%। 73.5 ही मिलता, 75% भी मिलता, 79% भी मिलता, लेकिन लगभग 80%। 73.5 भी है। तो सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून। और एक पूछा जाता साथियों, तमिलनाडु और कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट पर जाड़ों के दिनों में वर्षा, जाड़ों के दिनों में वर्षा किस मानसून से होती है। तो मानसून का नाम लिखेंगे साथियों, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है हमारे भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून, लगभग 80% या 73.5%। उसके बाद तमिलनाडु और कोरोमंडल के तट पर जो वर्षा होती है किस मानसून के कारण होती है, तो उत्तर पूर्वी। जाड़ों के दिनों में जो बारिश होती है तमिलनाडु कोरोमंडल। एक आता है जाड़ों के दिनों में उत्तर भारत में, जाड़ों के दिनों में उत्तर भारत में, उत्तर भारत में बारिश या वर्षा किस मानसून से होती है साथियों, जेट स्ट्रीम, क्या जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के चलते हुए उत्तर भारत में जाड़ों के दिनों में वर्षा देखने मिलती है। अपने उत्तर प्रदेश में भी देखने मिलती है, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया हमारा मानसून, दक्षिण पश्चिम से सर्वाधिक वर्षा, तमिलनाडु और कोरोमंडल पर जाड़ों के दिनों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, और जाड़ों के दिनों में उत्तर भारत में वर्षा जो होती है जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और इसी वर्षा को साथियों, जो उत्तर भारत वाली वर्षा है, राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो राजस्थान में इस बारिश को जानते हैं मावट के नाम से, ठीक है। जो हमारी ये जाड़ों के दिनों में बारिश है, जाड़ों के दिनों में उत्तर भारत में वर्षा होती है जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो इसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता, मावट, है ना, मावट के नाम से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के अस्तित्व का कारण क्या है। देखो साथियों, पृथ्वी पर वायुमंडल का जो अस्तित्व है विद्यमान, वो क्या कारण है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, या वायुमंडल की गैसों का भार। आप सभी को पता है, अगर भार अपने पृथ्वी पर क्या ना होता वायुमंडल, तो बहुत
सारे संख्या में जो क्षुद्र ग्रह हैं साथियों मंगल और बृहस्पति के बीच, तो उनसे टूट टूट कर उल्कापिंड बहुत सारे देखने मिलते हैं शिकार। सपोज करो कोई व्यक्ति मार्केट में सब्जी खरीदने गया, ऊपर से गिरा, हेलमेट लगा कर घूमते व्यक्ति फिर भी गिरता, 6000 डिग्री टेम्परेचर जिसका होता लावा के उसमें, तो आदमी को राख राख कर देता। तो वायुमंडल अपने पृथ्वी की बहुत बड़ा सेफ्टी पावर है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा की पेनेर है किसकी, वायुमंडल की। जो ही कोई भी चीज़ पृथ्वी की तरफ आती देखता है वायुमंडल, तो जो आयनमंडल है वहाँ स्वतः ही आग लगा देता है उसमें और ख़त्म कर देता, राख के रूप में हमें देखने मिलती है। जो साथियों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती मिल रही है, तो ये इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। जो उल्कापिंडों से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में होते हैं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये जो गर्मी बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ती है ना, तो जो सभी कारण इनका वायुमंडल उपस्थित होने से जो है पृथ्वी को बहुत सारी सेफ्टी है। तो ये वायुमंडल के अस्तित्व का कारण है क्या है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है जिसे बोलते हैं कैपिटल जी, है ना। स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण होता है, कैपिटल गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक के रूप में काम कर। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी पर क्या है, उपस्थित है। ठीक है साथियों, तो जो उल्कापिंडों से बचाने में हमें वायुमंडल बहुत सारी सुरक्षा प्रदान देता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जहां हमारी ओजोन परत भी है ना, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल ना, मंडलों की जो बात है हमारे, तो मंडल जो अस्तित्व का कारण है वो यही है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। और हमें बहुत सारे हमारे ऊपर होने वाले हाई टेम्परेचर वाले हमले जैसे जितने भी उल्कापिंड टूट कर गिरते हैं उनसे रक्षा करने वाला हमारा वायुमंडल, जिससे हमें बहुत बड़ी सुरक्षा मिलती है साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है साथियों छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है, केरल, है ना। भारत में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है किस राज्य का साथियों, केरल। और भारत में लिंगानुपात कितना है, अगर बात करें भारत लिंगानुपात 943, 1000 पुरुषों पर 943 महिला, है ना। भारत में लिंगानुपात की बात करें तो 943 1000 पर, 1000 पुरुषों की संख्या, 943 महिलाओं की संख्या। तो ये भारत का लिंगानुपात है। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तब केरल में है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, रणजीत सागर बांध को पहले किस नाम से जाना जाता था। जो रणजीत सागर बांध है पंजाब में ब्यास नदी के किनारे, तो उसे हम पहले किस नाम से जानते थे, पोंग बांध, पंडोह बांध, हरिके बांध या थीन डैम। तो रणजीत सागर बांध साथियों किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है। और ब्यास किस नदी की सहायक नदी है साथियों, सिंधु नदी की, है ना। ब्यास रोहतांग दर्रे से रावी और ब्यास निकलती है यहाँ। तो ब्यास नदी, रणजीत सागर बांध किस नदी के ऊपर है साथियों, ब्यास नदी के ऊपर है। तो इसका पहले किस नाम से जानते थे हम, थीन डैम। और रणजीत सागर बांध किस राज्य में साथियों, पंजाब। ठीक है, रणजीत सागर बांध को पहले किस नाम से जानते थे हम, थीन डैम के नाम से। किस नदी के किनारे, ब्यास नदी के। हरिके बांध ये सतलुज नदी के किनारे है, ठीक है। सतलुज नदी पे बना हुआ कौन सा बांध है, हरिके बांध। पंडो बांध ये ब्यास नदी के किनारे है साथियों, ये ब्यास नदी के किनारे है। पोंग बांध, और कई बार पूछा गया है एग्जाम में तो अच्छा है, पोंग बांध किस नदी के किनारे, ब्यास नदी। साथियों ये दोनों हमारे किस राज्य में पड़ते हैं, दोनों बांध, हिमाचल प्रदेश। दोनों किस राज्य में पड़ते हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश। ये सतलज ये पंजाब, और थीन बांध भी कहाँ पड़ता है, हमारे पंजाब में। ठीक है, प्रति हेक्टेयर गेहूं सर्वाधिक किस राज्य में होता है, पंजाब में होता है साथियों। अगर गेहूं के उत्पादन की बात करें तब अपने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पंजाब। 5 नदियों की भूमि किसे बोलते हैं, पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब।
हिमाचल प्रदेश क्या बोलते हैं, देवभूमि। उत्तराखंड और हिमाचल को देवभूमि, जहां देवताओं का वास माना गया है, हिमाचल प्रदेश। भारत का ऐसा राज्य है, कितनी राजधानी है साथियों, उसकी 2 राजधानी पड़ती हैं, एक शिमला शीतकालीन और धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की कितनी राजधानी पड़ती हैं, 2। इसके प्रमुख दर्रे, कुछ प्रमुख दर्रे हैं साथियों हिमाचल प्रदेश के। सिपकिला दर्रा, बाड़ालाचा, और रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जानते हैं। इसकी कितनी राजधानी है, 2 है। महाराष्ट्र की भी 2 राजधानी है। और साथियों विश्व में ऐसा देश जिसकी 3 राजधानी है, 2 या 2 से अधिक, तो वो हमारा कौन है, दक्षिण अफ्रीका। अगर विश्व में बात करें एकमात्र ऐसा देश जिसकी 2 या 2 से अधिक राजधानी है, 3 राजधानी, एक न्यायिक राजधानी ब्लम्बरफॉन्टेन है ना, जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया। ये दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कितनी राजधानी है, 2 या 2 से अधिक, 3। एक न्यायिक राजधानी अलग है वहाँ की, और वैसी राजधानी उसकी ठंडी गर्म अलग है। तो रंजीत सागर बांध किस राज्य में पड़ता है, पंजाब में। किस नदी पे, ब्यास। पहले हम किस नाम से जानते थे, तो थीन बांध या थीन डैम के नाम से। पोंग बांध ब्यास नदी कहाँ पड़ता है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश। पंडो बांध ये ब्यास नदी पर, ये भी हिमाचल प्रदेश। हरीके बांध सतलज नदी, पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब। प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक गेहूं उत्पादन में पंजाब अग्रणी राज्य है। ठीक है, अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है साथियों सिक्किम, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो बात चल रही है जनसंख्या के अनुसार। तो जनसंख्या के अनुसार साथियों ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे बहुत सारे साथी भ्रमित हो जाते हैं। ऑप्शन एक गोवा है और एक सिक्किम। इन 2 ऑप्शनों को लेकर कभी बहुत सारे साथी जो है परेशान हो जाते हैं एग्जाम में। एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है, बाकी कुछ क्वेश्चन को देखकर उसे समझने का। तो अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, सिक्किम। ठीक है, अकॉर्डिंग जनसंख्या की बात करें तो कौन सा राज्य, सिक्किम। ठीक है साथियों, अगर बात करी जाए क्षेत्रफल, बात चल रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मामलों की विशिष्ट श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है, या सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श लेने की अनुमति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 145। तो परामर्श बहुत अच्छा आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 क्या देता है, राष्ट्रपति को परामर्श ले सकता है किससे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। ठीक है साथियों, आगे एक हमारा पूछा जाता है कई बार एग्जाम की दृष्टि से, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय ये पड़ता हमारे आर्टिकल 129। ठीक है, परामर्श वाला हो चुका है आर्टिकल 143। एक आता है पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन न्यायालय, ये आर्टिकल 137। सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल में हमारे, सर्वोच्च न्यायालय साथियों आर्टिकल 124। इसी में एक संख्या पीछे कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा हमारा, उच्च न्यायालय 214। उच्च न्यायालय कौन से में है, आर्टिकल 214 में। सर्वोच्च न्यायालय की रिटों पर ध्यान देना सभी साथियों को। रिट कितनी होती हैं, 5। रिटों की संख्या 5 होती है। सर्वोच्च न्यायालय की रिटें कौन से आर्टिकल में आती है, 32, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार, सबसे अंतिम उसमें कितने प्रकार की रिटों की बात करी गई है, 5, जिसे बाबा साहब ने क्या बोला है, संविधान की आत्मा, है ना, आर्टिकल 32। सर्वोच्च न्यायालय की जो रिटें हैं वो आर्टिकल 226।
ठीक है, तो इसकी अलग है, उसकी अलग है। तो परामर्श वाला जो है हमारा आर्टिकल 143 में, अभिलेख न्यायालय 129 में, पुनर्विलोकन न्यायालय आर्टिकल 137 में, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में, उच्च न्यायालय 214 में, आर्टिकल 5 मतलब रिट 5 सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल 32, ठीक है, उच्च न्यायालय की रिट है 216। देखो अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 में है हमारे, परामर्श वाला 143। ये जितने आर्टिकल हैं बिल्कुल याद करने हैं। कई बार ये ना कि साथियों यूपी पुलिस एग्जाम में, वनडे, ऑल इंडिया कोई सा भी एग्जाम में ये हूँ मैं हूँ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन देखने मिलते हैं बिल्कुल। तो आप सभी को सब पता भी है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आप सभी के बीच में सेलेक्टेड लाए जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करते चलें, याद करते चलें। इस एग्जाम से पहले अपने प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे जीएस की, जितना आप सभी को पढ़ाया जा रहा है उसमें एक बार अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए तो सभी जो है नोट करते चलेंगे हमारे साथ ही, एक फेयर कॉपी बनाते हुए अच्छे तरीके से ना, और याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया। देखो साथियों ये जो पंक्ति है बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है, तो उसे जो है संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया, मतलब उसका रूप बाद में क्या बदल दिया, संविधान की प्रस्तावना वहीं से एडिटेड उठा के रख दी गई। तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है, 13 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बनते हैं, तो 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को, सचिदानंद सिन्हा। और सबसे बुजुर्ग भी है साथियों ना, देखो 9, 2, 11, 2, 13, अंतर बिल्कुल 2-2 दिन का है, डेट बिल्कुल समान है, तो याद करने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग थे। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष ये बनते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले कृषि मंत्री, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी पुस्तक आती है साथियों कौन सी, इंडिया डिवाइडेड, और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो बिहार, है ना। पहले कृषि मंत्री, पहले राष्ट्रपति, बिहार से, इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है ना। संविधान में संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आते हैं हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं साथियों। प्रारूप समिति, क्या, प्रारूप समिति, यह बोलते हैं मसौदा, यह बोलते हैं ड्राफ्ट। ये 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। कौन सी, प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी, 29 अगस्त 1947। और कितने सदस्य शामिल होते हैं इसमें, 7 सदस्य, ठीक है साथियों, 7 सदस्य शामिल होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेइंग इट माई वे, पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेइंग इट माई वे, खेलने का तरीका मेरे अनुसार, प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर, शशि थरूर, सोनू सूद, इनमें से कोई नहीं। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है प्लेइंग इट माई वे। पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, सचिन तेंदुलकर, बहुत अच्छे। तो सचिन तेंदुलकर की कौन सी, प्लेइंग इट माई वे। अगर बात करें साथियों हम किसकी, शशि थरूर की, ये एक कांग्रेसी लीडर है, सभी को पता है, अच्छे, और एक एडवोकेट भी है ना। शशि थरूर, एक पुस्तक पूछी जाती है इनकी, भाट आई एम हिंदू, एक पुस्तक है इनकी भाट आई एम हिंदू, वाट आई एम हिंदू। एक आती है एन इरा डार्कनेस, एन इरा डार्कनेस, वाट आई एम हिंदू। ये सब पुस्तक किसकी है, शशि थरूर की।
सोनू सूद की साथियों सभी को याद है कोरोना का टाइम पीरियड 2020, तो इन्होंने जितने भी प्रवासी व्यक्ति थे जो अलग अलग राज्यों में जाकर मजदूरी करते थे, अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे साथियों, तो उन्हें सभी साथियों को उनके घर से सुरक्षित घर पहुंचाने का काम, ये जिम्मा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसके द्वारा करा गया था? सोनू सूद। एक अभिनेता हैं, एक्टर, बॉलीवुड के बहुत मशहूर सोनू सूद, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम इनका उठाया गया था कोरोना के टाइम के समय। बहुत ही लाखों मजदूरों को उनके घर से सुरक्षित पहुंचाया गया, उनके फैमिली के बीच में विद फैमिली बसों के द्वारा, और काफ़ी पैसा अपना इन्होंने जो है खर्च करा। तो इनकी एक थी क्या, आई एम नो मसीहा। उन्होंने बोला था मैं कोई मसीहा या भगवान नहीं हूँ, आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा। किसकी है साथियों आई एम नो मसीहा? तो हमारे सोनू सूद की। एक आती है बिलीव इन क्रिकेट, बिलीव इन क्रिकेट, ये साथियों पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, सुरेश रैना। ये भी भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं, सुरेश रैना। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह। किसकी है? युवराज सिंह की। जिन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगातार मारे थे, युवराज सिंह, कैंसर पीड़ित युवराज सिंह। टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एक आती है नो स्पिन, नो स्पिन, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है साथियों, बहुत अच्छे, सैन बॉर्न। ये सैन बॉर्न की पुस्तक है, ये सैन बॉर्न की पुस्तक है साथियों। एक आता है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव, जो एपीएस की परीक्षा में पूछी हुई है, कई सारी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं ये भी। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, देखो, निम्न में से कौन सी पुस्तक कपिल देव की है? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, पहला ऑप्शन। दूसरा इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन ओवर टाइम, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। 1983 का वर्ल्ड कप जिताने का श्रेय किसे जाता है साथियों? तो कपिल देव को, जिन्होंने बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कपिल देव, है ना। कपिल देव जी की कौन सी हमारी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, जो अभी मैं पीछे बात ही कर चुका हूँ, जिसकी कई बार एपीएस की परीक्षा में पूछी जा चुकी है, कई परीक्षाओं में लगातार पूछी जा रही है, ऐसी बिल्कुल एज इट। तो कौन सी पुस्तक कपिल देव की? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इन्हें आगे है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसकी है? अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की पुस्तक है साथियों, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन द, ये किसकी है? हमारे शशि थरूर, ये शशि थरूर की पुस्तक है साथियों। नेक्स्ट हमारा बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? बर्लिन जर्मनी में पड़ता है। बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है स्प्री, थेम्स, डैन्यूब या टाइबर। तो साथियों बात करें स्प्री, स्प्री नदी के किनारे बर्लिन स्थित है। आगे बात करें टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? रोम, जिसे बोलते हैं पोप रक्तवर्ण महिला का शहर, पोप शहर, होली सिटी या पवित्र शहर के रूप में किसे जानते हैं? रोम को जानते हैं। 7 पहाड़ियों का देश किसे बोलते हैं? रोम को बोलते हैं साथियों। पवित्र शहर रोम, रक्त वर्ण महिला वाला शहर रोम। तो किस नदी के किनारे है? टाइबर। और बात करें डैन्यूब नदी के किनारे, तो हमारा वियना है, जहां ओपेक का मुख्यालय साथी, ओपेक। बुडापेस्ट है, ये किस नदी के किनारे? डैन्यूब नदी के किनारे हैं। स्प्री के साथ ही हमारा क्या? बर्लिन। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। देखो लंदन पूछा जाता है, लंदन किस नदी के किनारे साथियों? टेम्स। बगदाद किस नदी के किनारे? बगदाद टाइग्रिस। जापान के राज्य टोक्यो, टोक्यो किस नदी किनारे? आराकावा।
लंदन टेम्स, बगदाद टाइग्रिस, टोक्यो अराकावा नदी के किनारे है साथियों। टाइबर के किनारे रोम है, डेन्यूब वियना ऑस्ट्रेलिया, एक वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी ये पोटोमैक नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क ऊंची इमारतों वाला शहर न्यूयॉर्क, ये किस नदी के किनारे है हमारे साथियों, हडसन। और नोएडा भी किस नदी के किनारे, हडसन, बट इस वाली नदी के किनारे नहीं है। तो सोचोगे नोएडा से कहाँ पहुंची, न्यूयॉर्क। तो ऊंची इमारतों वाला शहर, गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे बोलते हैं, न्यूयॉर्क को बोलते हैं। किस नदी के किनारे है साथियों, हडसन नदी। और नोएडा भी किस नदी के किनारे, हडसन नदी, है ना। टोक्यो अराकावा नदी के किनारे है। रोम टाइबर, जिसे 7 पहाड़ियों का देश, है ना, 7 पहाड़ियों का पवित्र शहर, होली सिटी या रोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांति वन निम्न में से किसका समाधि स्थल है, शांति वन, कई बार पूछा गया शांति वन। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो साथियों बात करें शांति वन, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, शांति वन। इंदिरा गांधी की बात करें साथियों तो शक्ति स्थल, क्योंकि ये शक्ति ज़्यादा दिखाती थी अपने, तो शक्ति स्थल। स्ट्रिक्ट मैन के रूप में यानी जाती, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वुमेन, सॉरी मैन नहीं वुमेन, स्ट्रिक्ट बिल्कुल। भारत की पहली विदेश मंत्री, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, जिनकी पुस्तक आती है बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सी पुस्तक आती है इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तक, बताने बिल्कुल कमेंट करके बताना है। इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है किस नाम से जानते हैं हम, शक्ति स्थल। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री इंदिरा गांधी, है ना। इंडिया इंटरनल पुस्तक किसकी है, इंदिरा गांधी की। 1971 में क्या मिलता है ना, भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, तो किसान घाट, है ना, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह। तो शक्ति स्थल के किस रूप में हम किसे जानते हैं, इंदिरा गांधी के। और शांति वन जवाहरलाल नेहरू। तो साथी ये थे आज के 15 क्वेश्चन आप सभी के बीच में। कमेंट करके बताना है, पूरी क्लास देखनी है, 15 के 15 क्वेश्चन कैसी लगी, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बताने हैं। अच्छे क्वेश्चन आप सभी को मिलते रहेंगे। जय हिंद।